अब हमारे इंडिया में कहते हैं आंख आ गई है, रेडनेस आ गई आंख पे। पता कैसे आप एक पेशेंट की आंखों में झांक पाते हैं कि हाँ हमें इसको ठीक करना है। आप जो है अभी अपने डेली लाइफ में इतने सारे पेशेंट देखते हैं, कोई भी एक ऐसा केस जो है जो आपको लगा हो कि ये पहुंच से बाहर है, बहुत क्रिटिकल केस आपके पास आया हो, कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? बहुत छोटी छोटी एज के बच्चों को जो चश्मे लगे हुए हैं, बड़े बड़े नंबर के चश्मे जो उनको लगे हुए हैं, विजन जो है प्रॉब्लम उनको आ रही है इस एज में भी, छोटी एज में भी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी जैसे कि जो दौर है वो चल रहा है एआई का, 20 साल बाद किस तरीके से उनका फ्यूचर आप देखते हैं कि वो सर्जरियां और इजी हो जाएंगी आने वाले टाइम में? क्या एआई इसमें हेल्प करेगा? आप आई सर्जन क्यों बने, क्यों आपने ये लाइन चूज की? व्हाट्सअप इंडिया, कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारे पहले पॉडकास्ट के अंदर। और आज जो गेस्ट हमारे साथ है उनका नाम है डॉक्टर अतुल व्यास। वेलकम डॉक्टर व्यास। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अतुल व्यास जो है एक आई सर्जन है। और मैं सबसे पहले सर आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आप आई सर्जन ही क्यों बने, क्यों आपने ये लाइन चूज की? आई सर्जन क्यों बने उसका मैंने डिसीजन लिया ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था। एंड डॉक्टर क्यों बना उसका ड्यूरिंग माय स्कूल डेज, जब मैं 9th-10th में था। आई डिसाइड बायोलॉजी वाज माय सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट, तो आई ऑप्टेड फॉर मेडिकल ड्यूरिंग माय 11th-12th एंड देन आई वेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आई वेंट फॉर ग्रेजुएशन in I did MBBS. Then during my MBBS days, ophthalmology was one of my favorite subject. Then I went for ophthalmology. I did post graduation in ophthalmology and now I am an eye surgeon. ओके तो आप जो है अभी अपने डेली लाइफ में इतने सारे पेशेंट देखते हैं, कोई भी एक ऐसा केस जो है जो आपको लगा हो कि ये मतलब मेरे जो है पहुंच से बाहर है, बहुत क्रिटिकल केस आपके पास आया हो, कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन मैं काफ़ी केसेस था। आई वॉज एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अम्बाला कैंट। तो बहुत तरह के केसेस ट्रॉमा सेंटर में आते थे रात को, जो ड्यूरिंग दिवाली फायर क्रैकर इंजरीज ऐसी आती थी। आई बॉल पूरी रप्चर हो रखी है, विजन कुछ नहीं है, PLPR है, सिर्फ हैंड मूवमेंट पेशेंट अप्रिशिएट कर पा रहा है। तो हाँ, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो सर जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कभी कभी हम जब, अब हमारे इंडिया में कहते हैं आंख आ गई है, रेडनेस आ गई आंख पे, तो हम उनकी आंखों में भी नहीं देख सकते। और आप जो है इतने केसेस, जो इतने क्रिटिकल केसेस हैंडल करते हैं, मतलब कहाँ से आप इतना इतना बड़ा डिसीजन ले पाते? कैसे आप एक पेशेंट की आंखों में झांक पाते हैं कि हाँ हमें इसको ठीक करना है? जैसे कि आपने बताया कि आँख आ जाना, बेसिकली एक हमारा एक फॉल्स परसेप्शन है, जिसको हम ये बोलते हैं आँख आ जाना मतलब कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टाइवा। तो एक फॉल्स परसेप्शन है कि हम एक दूसरे को देखेंगे तो मेरी भी आँख आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कंजक्टिवाइटिस फैलता है विद कंटैमिनेशन। हमने हमारी आंख में इन्फेक्शन हो रखा है, दैट इज कंजक्टिवाइटिस। हमने वहाँ पे टच किया, हमने किसी और चीज़ को कंटैमिनेट कर दिया, अपने मोबाइल को, टेबल को, चेयर को, और वहीं पे दूसरे पर्सन ने भी उसको टच कर लिया एक्सीडेंटली, तो वो कंटैमिनेशन उससे फैलता है। बेसिकली ऐसा नहीं कि देखने से फैल जाता है, एक फॉल्स परसेप्शन है लोगों का, तो विद टाइम धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। ओके क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो अभी आपने बताया कंजक्टिवाइटिस, सो हमारे घर वालों ने यही बोला कि किसी की, अब ये देखिए, अब स्कूल टाइम में भी जो है बच्चे चश्मा लगा के जाते थे। पुराने टाइम की अगर मैं बात करूं तो हमारे स्कूल टाइम में भी अगर किसी को ये होती थी डिजीज, तो वो भी जो है चश्मा लगा के आते थे कि आंखों में ना देखें। तो आपने बताया कि ये मिथ है, ये फॉल्स परसेप्शन है। सो आप मेरे को ये बताइए कि आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं चिल्ड्रंस को, बहुत छोटी छोटी एज के बच्चों को जो चश्मे लगे हुए हैं, बड़े बड़े नंबर के चश्मे जो उनको लगे हुए हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जो है बच्चे भी जो है मतलब आई जो है उनकी विजन जो है प्रॉब्लम उनको आ रही है इस एज में भी, छोटी एज में भी? देखिए, बेसिकली बच्चों को जो हम आजकल देखते हैं, 60-70% मायोपिक है पॉपुलेशन, और आने वाले 10-15 साल में ऑलमोस्ट 90% लोग मायोपिक हो जाएंगे, जो ट्रेंड चल रहा है। तो बेसिकली चश्मा लगना बच्चों को इज मायोपिया मतलब फार साइटेड, मतलब बच्चों को दूर का क्लियरली नहीं दिखना। और उसके n नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं कि वो क्यों हो रहा है। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे कि जेनेटिक, एनवायरमेंटल, और भी कई सोशल फैक्टर्स हैं। आजकल बच्चे इंडोर गेम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंडोर मोबाइल स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। जेनेटिक फैक्टर्स है, अगर मदर या फादर उनके मायोपिक थे तो वो जीन्स उनके अंदर ट्रांसफ़र हुए। वो भी एनवायरमेंटल है, हम सनलाइट में एक्सपोजर कुछ भी नहीं है आजकल बच्चों का। हमें कम से कम एक से पहले बच्चों को सनलाइट एक्सपोजर होता था, तो ड्यूरिंग सनलाइट हमारे कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं सनलाइट से हमारी बॉडी में, जो आई की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और स्क्रीन टाइम, हमारी आईज जो बेसिकली बनी है वो दूर देखने के लिए
ज़्यादा बेटर बनी है। अब हमारा जब हमारे इंडोर गेम्स हैं या जो भी हमारे इंडोर स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो हम फोकस करें नियर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा, हम दूर का ज़्यादा फोकस कर ही नहीं रहे। तो हमारी आइज़ ने अडेप्ट कर लिया है अपने आप को कि नियर ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए, तो उसी हिसाब से हमारी मसल्स ऐसे अडेप्ट हो गई हैं कि नियर विजन के लिए, और वह कन्वर्ज हो रही है मसल्स, तो नियर विजन के लिए अडेप्ट कर लिया है, तो दूर का देखने में लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओके, और एक दिन में कितना स्क्रीन टाइम अलाउड है? देखिए बच्चों के लिए तो वैसा कोई 1.5 से 2 साल से कम के बच्चों के लिए बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम अलाउड नहीं है, ना कोई एडवाइस करेगा। हाँ, 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए अराउंड 1 आवर इज़ मोर देन इनफ। 5 से 8 साल तक के बच्चों के लिए 2 से 3 आवर्स इज़ मोर देन इनफ। ओके, तो आपने भी बताया कि सनलाइट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और एक जो है आप ये बताइए कि ये रियलिटी है या मिथ है कि हम बोलते थे कि घास के ऊपर चलने से, सुबह सुबह जब ओस गिरती है तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि घास के ऊपर जो है चलना चाहिए नंगे पैर, तो उससे आई साइट जो है वो काफी आपकी इम्प्रूव होगी। तो क्या ये एक मिथ है या फिर ये एक रियलिटी है? नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है, ऐसा सच कुछ नहीं है। हाँ, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम मल्टी विटामिन्स, एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं, वो अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसा सच नहीं है कि हम घास के ऊपर चलेंगे तो हमारा विजन इम्प्रूव हो जाएगा, या हम गाजर खाएंगे तो हमारा विजन इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हमारी बॉडी के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा सच नहीं है कि इससे हमारा चश्मा हट जाएगा या हमारा वो कुछ हो जाएगा। ओके, तो आप मेरे को ये बताइए कि जैसे कि अभी जो है काफ़ी सारे जो है आप फरीदाबाद साइड है, तो यहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी कॉरपोरेट सेक्टर, आईटी सेक्टर्स जो है कंपनियां हैं, वहाँ पे जो है लोग हैं जितने भी, वो कम से कम भी 9 से 10 घंटे स्क्रीन टाइम पे रहते रहते, लैपटॉप पे उनको काम करना होता है। तो आपके पास इस तरीके के पेशेंट आए हैं, तो क्या उनको मतलब स्क्रीन टाइम बढ़ने से क्या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, और किस तरीके से आप उनको क्योर करते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे आजकल कॉर्पोरेट्स में स्क्रीन टाइम हमारा ज़्यादा है, या घर पे भी स्क्रीन टाइम हमारा ज़्यादा है मोबाइल वगैरह का, तो आजकल जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हम एनकाउंटर कर रहे हैं वो है डिजिटल आई स्ट्रेन। तो डिजिटल आई स्ट्रेन मतलब स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने के कारण, मैंने आपसे बताया पहले कि हमारी आइज़ जो बनी है वो बनी है डिस्टेंस विजन के लिए यूजुअली। अब हम नियर विजन कर रहे हैं, हम स्क्रीन टाइम हमारा ज़्यादा है, मोबाइल है, चाहे लैपटॉप्स हैं, पीसीज हैं, आईपैड्स हैं, हम उनको देख रहे हैं, तो हमारी आइज़ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब नज़दीक के लिए। तो हमें जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आप हाथ को ऐसे रखेंगे सिंपल, तो लैक्टिक एसिड कितनी देर तक रख लेंगे तो आपको पेन होना डेवलप हो जाएगा। ऐसे ही मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं 8 घंटे 10 घंटे लगातार, तो उन्हें पेन होना शुरू हो जाता है। तो हम मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो फेल करते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन होना, फटीग होना, मसल्स की इंसोम्निया, नींद ना आना प्रॉपर। माइग्रेन की प्रॉब्लम भी इसी से जुड़ी है? माइग्रेन एक इसका एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हो सकता है, हाँ, कि एग्रीवेट करना माइग्रेन, ये नहीं कि एक पॉजिटिव फैक्टर है। हाँ, माइग्रेन एग्रीवेटिंग, ऑलरेडी पेशेंट को माइग्रेन है और उसको साथ में डिजिटल आई स्ट्रेन हो रहा है, तो उसको एग्रीवेट कर रहा है, उसके सिम्टम्स को और बढ़ा रहा है, हम ये कह सकते हैं। अगर कोई ह्यूमन अगर आईटी सेक्टर्स में वर्क कर रहा है, वो 9 से 10 घंटे अपना डेली का स्क्रीन टाइम दे रहा है, किस एज तक जो है उसकी आई आप मानते हैं कि परमानेंट डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे? किस एज तक मतलब आप सोचते हैं कि वो अपनी आईज को अच्छे तरीके से मेंटेन रख सकता है, लेकिन उस एज के बाद आने में उसको प्रॉब्लम हो ही जाएगी? एज सच एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ, कितना एक्सपोजर हम दे रहे हैं, कि हम कितनी लंबे समय तक अपने आइज़ को यूवी लाइट से एक्सपोजर दे रहे हैं, या स्क्रीन टाइम ज़्यादा रख रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या तो वो एक क्राइटेरिया हो सकता है कि किस टाइम एज तक, वो एक कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। ओके, एक आज ब्लू ग्लासेस करके भी काफ़ी चीज़ें जो हैं काफ़ी चर्चा में है, तो आप उसके बारे में बताएंगे कि कैसे वो वर्क करते हैं, क्या वो एक्चुअली इफेक्टिव हैं इन आईज को प्रोटेक्ट करने में? देखिए, ये ब्लू फिल्टर लेंसेज या ब्लू कट ग्लासेस हम जिनको बोलते हैं, यूजुअली ओवर द काउंटर आजकल अवेलेबल हैं, बहुत कॉमन मोस्टली। तो ये सब एक मिथ है और एक गिमिक है और कुछ नहीं है। मतलब हम एक मतलब इस चीज से तो आप पूरी मार्केट को आप ये कह रहे हो कि वो उन्होंने मिथ बना रखा है, पूरी मार्केट को ही आप हिला के रखोगे इस चीज से? बिल्कुल। देखिए, जैसे मैं इसके बारे में ऐसा क्यों बताता हूँ, हम मेडिसिन में बात करते हैं हर चीज़ एविडेंस के ऊपर, स्टडीज़ के ऊपर। तो ऐसे किसी ने तो स्टडीज़ में बेसिकली बात कर रहा हूँ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के बारे में, मतलब जो स्टडीज़ हो रही है थाउजेंड्स ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर, कि हमने एक ग्रुप को वो ब्लू फिल्टर ग्लासेस दिए, एक ग्रुप को नहीं दिए, और जो उनको एग्जामिन कर रहा है वो उसको भी नहीं पता कि हमने उसको क्या दिया है एडिशनली और उसको क्या नहीं दिया है। उसके बाद हमने उसका रिजल्ट निकाला, तो हमने एक कंक्लूजन निकाला कि हाँ, जिसको हमने ब्लू फिल्टर ग्लासेस दिए उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स कम थी या है। तो एक ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है। हाँ, जो ये ब्लू फिल्टर ग्लासेस हैं ये गिमिक है, तो किसी ने छोटी छोटी स्टडीज 10
50 लोगों के ऊपर एक स्टडी करके उसके बेसिस पे एक कंक्लूजन डेवलप कर लिया, तो उस कारण से ये सिर्फ है। और उसका मैं कोई वो नहीं मानता कि हम ब्लू फिल्टर ग्लासेस से या ब्लू कट ग्लासेस से हम मायोपिया को, प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम से हम एक्सपोजर कम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक जो है मेरे सामने एक वर्ड आ रहा है कैटरैक्ट, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, कैटरैक्ट बेसिकली मोतिया, हम जैसे हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद होना। कैटरैक्ट एक एज रिलेटेड चेंज है ऑफ द लेंस ऑफ द आई के मल्टीपल पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम कॉर्निया है, उसके पीछे लेंस है और सबसे पीछे रेटिना। एक आई बॉल एक स्ट्रक्चर है, बॉल है, सबसे फ्रंट में कॉर्निया जो हम ट्रांसपेरेंट पार्ट देख पाते हैं सामने से, उसके पीछे लेंस एंड पीछे रेटिना। तो कैटरैक्ट बेसिकली जो इन्वॉल्व कर रहा है वो कर रहा है लेंस को। तो एज रिलेटेड चेंजेस है, एजिंग होती है हमारी बॉडीज के अंदर, मसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, मल्टीपल चेंजेस हो रहे हैं। ऐसे ही लेंस के अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो लेंस क्लियर होता है तो हमें विजन, लेकिन विद एज वो लेंस की ओपेसिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है। मतलब आप समझ लिए कि एक पानी का गिलास है और वही एक दूध का गिलास है, उसके अंदर थोड़ा दूध मिला दीजिए तो टर्बिडिटी हो जाए, हम ट्रांसपेरेंट नहीं रहती वो चीज़। तो वो एज रिलेटेड चेंजेस इज नोन एज कैटरैक्ट। ओके, अभी जो है अगर मैं बात करूं तो काफी सारी आयुर्वेदिक कंपनियां जो है वो ये दावा करती हैं कि हमारे जो आई ड्रॉप्स हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे क्योंकि हम किसी के एक के बारे में हम यहाँ बताने नहीं आए, ये हमारा सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के लिए पॉडकास्ट है। तो वो ये बोलते हैं कि हमारे आई ड्रॉप अगर आप यूज करेंगे आयुर्वेदिक आई ड्रॉप, तो आपका जो कैटरैक्ट है या फिर आपने बताया मायोपिया हो गया और भी बहुत सारे डिजीज है जो क्योर करता है। क्या सच में ही आयुर्वेदिक आई ड्रॉप जो है उस पर इफेक्टिव है? नहीं, मैंने भी कुछ स्टडीज देखी हैं, कुछ एड्स देखे हैं उनके, जो ये क्लेम करते हैं कि हम कैटरैक्ट के प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं हम इन ड्रॉप से, आयुर्वेदिक ड्रॉप से। वो सब झूठ है और बिल्कुल भी उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अब क्योंकि देखिए लाखों लोग जो है ये बोल रहे हैं कि हमारा जो है विजन जो है इससे सुधरा है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब इतने सारे लोग जो है एक साथ आके बोल दें कि हमारा, क्योंकि आप देखिए अगर आप पब्लिक आप जोड़ सकते हो, 10,000 पब्लिक आप जोड़ सकते हो, 20,000 आपने जोड़ी अपने साथ, लेकिन अब लाखों लोगों की मतलब अगर आप सुनेंगे तो एक साइड से तो ये सही भी कहा जाएगा ना। नहीं, ये एक फॉल्स क्लेम है। और हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने कुछ लोगों को कुछ मेडिसिन दी और कुछ को नहीं दी, और हमने एक ग्रुप को बोला कि आप इसको एग्जामिन करो, कंट्रोल इसको स्टडी करो, इनके ऊपर क्या इफेक्ट आया क्या नहीं आया। तो वो एक प्लेसिबो बोल देते हैं हम, प्लेसिबो मतलब किसी को कोई नींद नहीं आ रही तो हमने एक मल्टीविटामिन दे दिया कि अब उसको लग रहा है कि हाँ मुझे इससे नींद आ रही, तो एक प्लेसिबो इफेक्ट है। जिन्होंने एक परसेप्शन बना लिया कि हाँ इसके बाद से हमें कुछ इंप्रूवमेंट हो गई, हमारा मोतिया कम हो गया या हमारा मोतिया कट गया। ऐसा कुछ नहीं है। मोतिया के लिए एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज सर्जरी। यू हैव टू गो फॉर सर्जरी टुडे, डे आफ्टर टुमारो, कभी भी आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। उसके लिए कोई मेडिकेशन ऐसा नहीं बनी है। अगर हम ऐसा क्लेम कर रहे हैं तो हम फॉल्स क्लेम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम एजिंग को रोक रहे हैं, कि हम एजिंग को ऐसी कोई मेडिसिन बनी, फिर तो इंसान बूढ़ा भी नहीं होगा। एजिंग तो पूरी बॉडी में हो रही है, इंसान की पूरी उसमें हो रही है, तो हम एजिंग को कैसे रोक सकते हैं? इंसान बूढ़ा भी नहीं होगा। ऐसे हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हमने लेंस की एजिंग को रोक दिया, हमने उसको होल्ड कर दिया? हम नहीं रोक सकते, एक फॉल्स वो है। ओके तो अभी जैसा कि मैं कुछ अभी रिसर्च कर रहा था आई के ऊपर ही, तो अभी मैंने पाया कि 17 से 30% जो इंडियन पब्लिक है वो अभी जो है ग्लासेस यूज कर रही है, कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रही है, और कई स्टडीज में ये भी देखा है कि कॉन्टैक्ट लेंस के यूज से परमानेंट ब्लाइंडनेस भी काफी लोगों को हुई है। तो क्या कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो हमें यूज करने चाहिए और कहाँ तक वो सही है? देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस एक सब्सटीट्यूट है रिफ्रैक्ट ग्लासेस का, हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक फॉर मीन वाइल, कभी कभी वेरी ऑफन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसको लॉन्ग टर्म के यूज़ पे बेसिस पे देखते हैं या हम डेली उसको यूज़ करते हैं तो वो एक ड्रॉबैक है उसके लिए, क्योंकि यूजली हम कोई फॉरेन बॉडी है उसको हम इंसर्ट कर रहे हैं अपनी आई के अंदर, उससे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमें, इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन कि हमारी आई के अंदर कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, वो एक आप टेम्परेरी ट्रीटमेंट हो सकता है, उसका टेम्परेरी क्योर हो सकता है या टेम्परेरी रिलीफ हो सकता है, लेकिन वो कोई परमानेंट उसका वो ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अब हम कहाँ पे जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं, हम कहाँ पे यूज करते हैं? वो कॉर्निया के ऊपर यूज करते हैं, जो हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट है। तो कॉर्निया एक एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है। एवेस्कुलर मतलब उसकी कोई अपनी ब्लड सप्लाई नहीं है, तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? वो न्यूट्रिशन लेता है एयर से, एटमॉस्फेयर से, या फिर जो हमारी एक्वस लेयर है, जो हमारी टीयर सेक्रेट हो रहे हैं, उससे वो न्यूट्रिशन लेता है। अगर हमने इसको कवर कर दिया, उसके ऊपर हमने कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया, तो हमने उसका कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया एटमॉस्फेयर से, तो अपने न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? एक तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो गया, और दूसरा अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे हैं तो उसकी एक हाइजीन मेंटेन करना एक बहुत बड़ा
क्वेश्चन है कि हम उसके हाइजीन प्रॉपर मेंटेन कर पा रहे हैं, उसको लिक्विड सॉल्यूशन में जिसमें डिप करके रखना है क्या हम उसमें रख पा रहे हैं, उसकी हाइजीन रख रहे हैं। अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और हमने कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर लिया अनहाइजीनिकली, हमने गंदे हाथ यूज़ कर लिए या उसमें प्रॉपर उसको मेंटेन नहीं किया जिस सॉल्यूशन में उसको रखना था और हमने इंसर्ट कर दिया, तो ऑलरेडी हम एक तो उसकी कॉर्निया की ब्लड हमने उसका न्यूट्रिशन रोका हुआ है, ऊपर से हम सेकेंडरी इन्फेक्शन हमने उसको अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हम मल्टीपल इन्फेक्शन डेवलप कर लेंगे। सबसे मोस्ट कॉमन है कॉर्नियल अल्सर्स जो हम डेवलप कर लेंगे और जो धीरे धीरे डिग्रेड होते रहते और हम विजन आपको ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है अगर हम डेली बेसिस पे उसको यूज कर रहे हैं तो। अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो एक हमारा ये भी, अब पता नहीं ये मिथ है या नहीं, ये तो आप ये भी सॉल्व करेंगे इस चीज को। बचपन से जो है हमारी मम्मियाँ जो है वो यूज करती आई हैं, आंखों में स्याही डाल दी बच्चों के। अब न्यू बोर्न्स बेबी के अंदर देखिए, मैंने भी एक दो ऐसे केसेस सुने हैं जहाँ पे मदर ने जो है उनकी आंखों में स्याही डाली और उसके बाद बेबी को जो है आंखों में से आंसू आना और काफी सारी जो है विजन प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो गई। तो ये एक मिथ है कि स्याही के यूज से जो है आंखों में हम जो काजल यूज करते हैं उसके यूज से आई विजन जो है अच्छा होता है। नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है, इससे कोई विजन, हमारे इससे बेनिफिट कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हमारे डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शंस को हम बहुत को जन्म दे सकते हैं इससे, जैसे कि हमने काजल लगा लिया आंखों के अंदर, तो जिस पार्ट पे हम काजल लगाते हैं, हम आईलिड्स के ऊपर काजल लगाते हैं, मैंने बताया कि वहाँ पे हमारे मेबोमिन ग्लैंड्स हैं, लेक्राइमल डक्ट की ओपनिंग्स हैं जो ड्रेन करते हैं हमारे टीयर्स को। टीयर्स कंटिन्यूसली हमारे आईज में बन रहे हैं और वो टाइम कंटिन्यूसली ड्रेन भी होते जा रहे हैं, जैसे ड्रेनेज सिस्टम है हमारी आई का, लेक्राइमल ड्रेनेज सिस्टम बोल देते हैं, लेक्राइमल डक्ट बोल देते हैं। तो यूजुअली हम उसके काजल के एप्लीकेशन से उन डक्ट्स को ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो टीयर्स हमारे ड्रेन आउट नहीं हो पा रहे हैं, वो एक्सेसिव ड्रेन, लेकिन टीयर्स बन तो रहे हैं विद टाइम जो बनना है वो, पर लेकिन ड्रेन आउट नहीं हो पा रहे हैं, उस कारण से वाटरिंग और ये मल्टीपल कंप्लेंट, सेकेंडरी इन्फेक्शंस आजकल बहुत होने लगा है। एनएलडीओ बेसिकली एक डिजीज है, एनएलडीओ नेजल लेक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जो हम कॉज कर देते हैं। छोटे बच्चे वाटरिंग की कंप्लेंट लेके आते हैं, एपिफोराम जिसको बोल देते हैं मेडिकल टर्म में। तो उससे क्या है कि हमारे डक्ट्स ब्लॉक हो गए और उसके बाद हमने वो, अब जो ड्रेनेज होना चाहिए तो प्रॉपर वो ड्रेनेज हो नहीं रहा, तो इसलिए टीयर्स आउट बाहर आते हैं आईज से। ओके और जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जो गर्ल्स हैं वो आई लैशेज यूज करती हैं आंखों पे, और कई सारे केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं हम अपनी फेस पे यूज करते हैं, आप सनस्क्रीन हो गया या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो प्रोडक्ट भी जो है हमारी आंखों पे इफेक्ट करते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं, जैसे आपने पहले बात कहा आई लैशेज एक्सटेंशन हम यूज़ कर रहे हैं आजकल कॉस्मेटिक पर्पस के लिए, कि हाँ अगर हम कभी कभी लगाना है तो ठीक है आप लगा सकते हैं, वेरी ऑफन अगर आपको कभी कभी, लेकिन आप उसको डेली बेसिस पे लगाएंगे तो हमारी ग्रे पार्ट के ऊपर आईलिड के हम बेसिकली उसको अप्लाई करते हैं, हम ग्लू लगाते हैं या उसको एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। तो हमने दोबारा मैं वही कहना चाहूँगा, हमारी डक्ट्स जो आईलिड के ऊपर प्रेजेंट है, मेबोमिन ग्लैंड्स है, जो मेबोमिन सेक्रीशंस होती हैं जिनमें से, तो हम उनको ब्लॉक कर दे रहे हैं, वो डक्ट्स ब्लॉक हो रहे हैं तो उनके सेक्रीशंस बाहर नहीं आ पा रहे, तो मल्टीपल कंप्लेंट जैसे ड्राई आई, हमारी आईज में वाटरिंग मतलब ड्राइनेस रहनी शुरू होगी, इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ये मेबोमिन ग्लैंड डिसफंक्शन, ये बीमारियों को हम जन्म दे रहे हैं। और जैसा आपने बात करी कि हम फेस कॉस्मेटिक्स जो हम फेस क्रीम, सनस्क्रीन वगैरह, हाँ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये हमारी आई के बाहर हम स्किन के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हाँ अगर एक्सीडेंटली कोई केमिकल, कोई सनस्क्रीन वगैरह हम आई के अंदर एक्सीडेंटली वो चला जाता है तो हाँ वो हमें इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस या फॉरेन बॉडी सेंसेशन कर सकता है। अगर हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे आइज को लेके, फॉर एन एग्जांपल के कुछ आंखों में मेरे गिर गया, फॉर एग्जांपल आपने बात करी केमिकल ही कोई चला गया, तो फर्स्ट जो चीज है वो मैं क्या करूं जिससे मैं उसे थोड़ा कम कर सकता हूं, उसके पेन को कम कर सकता हूं या उस चीज को मैं रोक सकता हूं डॉक्टर तक पहुंचने से पहले कंट्रोल कर तो सकता हूं? बेसिकली हम घर पे इसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं या कंपनीज, इंडस्ट्रीज में हम इसका क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं जहाँ पे ये ट्रॉमा यूजुअली होता है, जो एक्सीडेंट्स यूजुअली होते हैं, केमिकल कोई चला जाना आँख के अंदर। हम सबसे बेसिक जो काम अपने एंड पे कर सकते हैं, हम आई को वॉश कर सकते हैं कंटिन्यूसली अराउंड फॉर 15 to 20 मिनट्स के लिए एटलीस्ट। कंटिन्यूस एक वाटर बॉटल लेके उसको उसमें एक ड्रिप सिस्टम बना के हम उसमें पिन प्रिक कर लें और उससे एक ले पानी की लहर जिसको बोल देते हैं बेसिकली वो आ रही है, तो उसको कंटिन्यूसली वॉश करना है। हम अपने एंड पे हम सिर्फ इतना कर लें और एक आई सर्जन को या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें जाके, हम अपने ये कर सकते हैं ताकि जो भी केमिकल है वो ड्रेन आउट हो जाए और हमारी आई का पीएच मेंटेन हो जाए। पीएच ना वो एसिडिक रहे ना वो बेसिक रहे, वो एक पीएच मेंटेन हो जाए जो उसका पीएच नेचुरल पीएच है। ओके, बेसिकली स्क्रीन का कोई डिस्टेंस भी मैटर रखता है? फॉर एग्जांपल अब फोन जो है मैंने अभी स्कूल टाइम में ही पढ़ा था कि 25 सेंटीमीटर जो है एक एग्जैक्ट डिस्टेंस होना चाहिए जिससे आपकी आंखों पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता फोन या लैपटॉप यूज करने का। अगर हम थोड़ा पास लेके आते हैं या दूर लेके जाते हैं तो उसका भी कुछ इफेक्ट होता है आंखों पे? कोई डिस्टेंस मैटर रखता है? बिल्कुल बिल्कुल, डिस्टेंस हमारा नियर विजन का डिस्टेंस होता है
जिस पे हम इजीली अडेप्ट कर सकते हैं या इजीली हम फोकस कर सकते हैं फॉर नियर। अराउंड 25 होता है फॉर चिल्ड्रन। जब बॉर्न अप हुए तो हमारा 25, हमारी आइज़ की जो फिजियोलॉजी है वो 25 के सेंटीमीटर के उस पर हमारा विजन बिल्कुल ठीक हम देख पाएंगे नियर। विद एज वो विजन डिस्टेंस इंक्रीज करता है विद एज। Okay. अराउंड 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के बच्चों के लिए या 20 ईयर्स के लिए तो वो अराउंड 33 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। Okay. और विद 40-45 के लिए वो अराउंड 40-45 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, जिसको हम रेस्ट बायोपिया हम वो करते हैं। रेस्ट बायोपिया मतलब विद एज अराउंड आपने देखा होगा 40-45 के बाद नियर विजन के ग्लासेस, प्लस ग्लासेस जिनको हम बोलते हैं, रीडिंग ग्लासेस जिनको बोलते हैं, वो यूजुअली उन लोगों को यूज करने पड़ते हैं। उसका मैकेनिज्म बेसिकली पीछे यही है कि हमारा जो नियर विजन है वो बढ़ता जा रहा है। जो नियर डिस्टेंस था जिस पे हम अडेप्ट कर पा रहे थे पहले, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, फिर वो 33 हुआ, फिर वो 40 हुआ, इसलिए हमें देखने में दिक्कत होती है। तो इसलिए वो हम प्लस ग्लासेस उसमें आते हैं पिक्चर में, तो हम उसको लगा के हम अपना मेंटेन कर पाते हैं, नियर विजन क्लियर ऑब्टेन कर पाते हैं। क्या आई ट्रांसप्लांट भी हो सकता है? जैसे कि हम बोलते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट किया, किडनी ट्रांसप्लांट की, बहुत सारी ऑर्गन्स हैं जिनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। क्या आई भी ट्रांसप्लांट हो सकती है? आई के मैंने जैसे आपको बताया कि आई हाँ ट्रांसप्लांट हो सकती है, लेकिन एक कंप्लीट आई नहीं, आई का सिर्फ कॉर्नियल रिम, कॉर्निया। आई के सबसे पहले जो विजन बनाती है 3 चीजें हैं, कॉर्निया, लेंस एंड रेटिना। ये 3 चीजें हैं जो विजन में आपको हेल्प करेंगी। तो सिर्फ एक कॉर्नियल पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो कॉर्नियल डिजीज अगर किसी को है तो हम उसकी कॉर्नियल रिम को ट्रांसप्लांट करके, और वो भी सिर्फ डेड बॉडी से, उनसे लेके उनको एक्सट्रैक्ट करके और ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि हाँ मेरा कोई कज़न है कि वो देना चाहता है किसी को अपनी, वो नहीं, वो आई बैंकिंग के प्रोसीजर हैं, लॉज हैं, वो सिर्फ एक डेड बॉडी से ही उनसे हम उनको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं उस टिश्यू को, स्क्लेरल कॉर्नियल रिम को, और उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसका कोई टाइम फ्रेम भी है? एक डेड बॉडी, एक पर्सन के डेड होने के बाद कितने टाइम तक जो है उसकी आई से आप जो है वो पार्ट ले सकते हैं? अराउंड 4 to 6 आवर्स तक हम उसको ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। ओके, तो इसके लिए भी प्रोसीजर होता है पूरा? इसके लिए प्रॉपर आई बैंकिंग बनी हुई है जिनके प्रॉपर गाइडलाइंस लेड हैं। आपको आई बैंक में कॉन्टैक्ट करना है, पहले तो डिक्लेरेशन होती है आपने उससे पहले कि हमने डोनेट करना चाहते हैं। जब आपने डिक्लेरेशन कर दी उसके बाद किसी की डेथ होती है तो उसके बाद उनको इन्फॉर्म करना होता है नियरेस्ट अपने आई बैंक के पास। वहाँ से टीम आती है, वो कलेक्ट करके और जाती है, और वो भी एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू डोनेट किए जाते हैं। किसी को कंप्लीट अलग अलग ब्लाइंडनेस है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। किसी को कॉर्नियल में कंप्लीट ट्रांसप्लांट होना है, किसी को टेक्टोनिक पैचेस लगने हैं, या कुछ थेरेपेटिक हीलिंग होनी है, तो हम उसके अंदर कुछ पार्ट भी कॉर्निया का यूज कर सकते हैं, या हम कंप्लीट कॉर्निया भी ट्रांसप्लांट होता है, जिसको हम केराटोप्लास्टी। क्या हम आईज की कुछ डिजीज को डाइट के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन करके, सही करके? या कौन सा ऐसा फूड है जो हमें यूज करना चाहिए अपने आई विजन को बढ़ाने के लिए? आई विजन को बढ़ाने के लिए एज सच कोई सुपर फूड तो नहीं है कि हम आई विजन को बढ़ा पाएँ, लेकिन हाँ अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ कुछ डिजीज ऐसी हैं जैसे एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, जो हम रेटिना पे आ जाते हैं। ओके, एज जो रेटिना मतलब जो हम लेमन टर्म में पर्दा बोल देते हैं कि हम पर्दा, हमारी आंख का पर्दा है। तो हाँ वहाँ पे कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम कुछ पिगमेंट्स वाली फूड सब्स्टिट्यूट्स जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हम ले सकते हैं जिससे उसका न्यूट्रिशन मेंटेन रहता है। तो हमारी आई की रेटिना के हेल्थ के लिए अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है, लेकिन एक स्पेसिफिक फूड कोई गाजर वाजर ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये सब जो है मिथी है बिल्कुल कि गाजर जो है वो ज्यादा आई को इम्प्रूव, ये बस ओवरऑल हेल्थ के लिए आप कह रहे हैं कि ये ठीक है। ओके, तो जैसा कि अभी एक सवाल और था मेरे दिमाग में कि हम टेस्ट कराते हैं आंखों का, तो ऐसा कौन सा कॉमन टेस्ट है जो मतलब हर एक ह्यूमन को कराना चाहिए जिससे उन्हें पता चले कि ओवरऑल हेल्थ आपकी आंखों की जो है ठीक है? सबसे पहले तो विजन टेस्टिंग मैं रिकमेंड करूंगा कि विजन टेस्टिंग हर किसी को अराउंड 3 मंथ्स में 6 मंथ्स में करानी चाहिए। एटलीस्ट हमको ये पता लगे कि हमारा विजन कम तो नहीं हो रहा। विजन कम होने के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, वो कॉर्नियल भी हो सकते हैं, वो लेंस रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं, वो रेटिना रिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो हम एटलीस्ट वो टाइमली डायग्नोज कर पाएँ और जो प्रॉब्लम उसका ट्रीटमेंट है हम ट्रीटमेंट चालू कर पाएँ। ओके, तो मतलब अगर कुछ भी पार्ट अफेक्टेड होगा, चाहे कॉर्निया, चाहे लेंस, चाहे रेटिना, तो सबसे पहले कुछ आपका अफेक्टेड होगा तो वो होगा विजन। तो विजन एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो सकता है। अगर हम विजन उसका पेशेंट का पहले से डायग्नोज कर लें, उसका विजन कम हो रहा है, तो हम उसके कॉज फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली ट्रीट कर सकते हैं। अभी जैसे कि जो दौर है वो चल रहा है एआई का, तो आप जो है 20 साल बाद जो आज के टाइम में सर्जरियां हो रही हैं, 20 साल बाद किस तरीके से उनका फ्यूचर आप देखते हैं कि वो सर्जरियां और इजी हो जाएंगी आने वाले टाइम में? क्या एआई इसमें हेल्प करेगा? देखिए एआई में मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है।
आईज के अंदर भी काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है। जो हम बेसिकली अब बात कर लेते हैं सर्जरीज के, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज के रिलेटेड, जो हम कॉर्निया से रिलेटेड रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं उसको हम ट्रीट कर रहे हैं। तो कॉर्निया, तो एआई के अंदर हमने क्या किया, हमने कुछ आई बॉल डेवलप कर लिया है एआई के थ्रू, और उसके अंदर हम लेजर्स के थ्रू एक नॉर्मल विजन पेशेंट का रिटेन करने के लिए या नॉर्मल विजन अचीव करने के लिए, या 6 विजन या मोर देन 6 नॉर्मल इंडिविजुअल से भी बेटर विजन अटेन करने के लिए उसको हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और हम ये फाइंड आउट करते हैं कि किस पॉइंट पे हमें लेजर दे के कितना हम विजन, टारगेट विजन अचीव कर सकते हैं। तो हाँ, इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है हमारे। और दूसरा, एआई हम एक पार्ट और यूज़ कर सकते हैं, जैसे अब हमारे अराउंड 155 तो 1,155 करोड़ जनसंख्या हमारी है हमारे देश की, लेकिन आई सर्जन अराउंड 25 to 30,000 आई सर्जन हमारे इंडिया में है। तो हम पेरिफेरी में, हम अर्बन एरियाज में बैठे हुए हैं, लेकिन रूरल एरियाज में, पेरिफेरी में हम रीच आउट नहीं कर सकते। और कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिनको मतलब स्क्रीनिंग के टाइम पे ही हम डायग्नोस कर सकते हैं, विदाउट स्क्रीनिंग हम डायग्नोस नहीं कर सकते। तो हमने कुछ ऐसा टेलीमेडिसिन हम जिसको बोल देते हैं, हमने कुछ सेंटर्स ऐसे डेवलप किए हैं जो रूरल एरियाज में, पेरिफेरीज में हमने डेवलप कर दिए हैं, ताकि लोग वहाँ पे आ सकें एआई के थ्रू, उनकी स्क्रीनिंग हो सके। हमने एआई उनमें कंप्यूटर्स में या सिस्टम्स में अंदर वो डाटा फीड कर दिया है कि स्क्रीनिंग में अगर ये मिल रहा है तो इसका मतलब ये है, स्क्रीनिंग में ये मिल रहा है तो इसका मतलब ये है। और वहाँ पे जो स्क्रीनिंग हो रही है वो एक कलेक्शन सेंटर पे पहुंच के वहाँ पे एक आई सर्जन उसको डायग्नोस कर पाए कि हाँ इसके अंदर ये, और हम उसको फॉलोअप के लिए बुला सकें। ओके, तो ये भी हमें उसका बेनिफिट हो रहा है। अभी आपने जैसे बात की कि गांवों में जो है अभी डॉक्टर जो है नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम सभी जो है अभी सिटीज में जो है ज्यादा डॉक्टर, और आपने बताया कि अभी जो डॉक्टर्स हैं, आपने बताया 25 से 30 हजार जो है अवेलेबल है पैन इंडिया के अंदर जो आई सर्जन है। तो इतने कम डॉक्टर जो है क्यों, क्या मतलब सरकार को थोड़ा सा और इस पे सोच विचार करना चाहिए? आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, इतना कम इसलिए क्योंकि एक तो मेडिकल कॉलेजेस हमारे जो हैं, पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं वो बड़ी लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, और इंडिविजुअल ज़्यादा हैं, और पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी है। तो इसलिए हाँ, इसलिए हमारा एक ड्रॉबैक है, लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड इंडिविजुअल पास आउट होके आ पाते हैं, और वो प्रैक्टिस में है, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस ज्वाइन करता है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन कर लेता है। तो हाँ, जब धीरे धीरे पोस्ट ग्रेजुएट्स की या अंडर एमबीबीएस की सीट्स बढ़ेंगी तो हमारे पास डॉक्टर्स भी बढ़ेंगे, तो हमें कुछ बेनिफिट उसका हो पाएगा। तो गवर्नमेंट को श्योरली इसके ऊपर काम करना चाहिए कि वो फर्स्टली अंडर ग्रेजुएट्स की, देन पोस्ट ग्रेजुएट्स की सीट्स बढ़ाए, ताकि लोग डॉक्टर्स और हो सकें, और अपने जो एक्सट्रीम एरियाज में बैठे हैं या पेरिफेरीज में बैठे हैं लोग, उनको भी रीच आउट किया जा सके। बेसिकली न्यूबॉर्न बेबी के अंदर होने से पहले, उनके पैदा होने से पहले हम हार्ट की कंडीशन जो है उनकी चेक कर सकते हैं बाय द अल्ट्रासाउंड, और बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं और भी बहुत सारी चीजें जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या आईज का भी कोई ऐसा टेस्ट है जिससे पेरेंट्स पता लगा सकते हैं कि उनके न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, या बेबी के पैदा होने के बाद कोई ऐसा टेस्ट कि उनकी जो विजन है वो ठीक है या नहीं, ऐसा कोई टेस्ट है? ऐसा तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा अपने नियरेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को या आई सर्जन को। लेकिन हाँ, अगर प्री मैच्योर बेबीज डेवलप होते हैं, प्री मैच्योर मतलब टाइम से पहले, जिनको हम बोल देते हैं प्री मैच्योर बेबीज, अगर हमारे घर में पैदा हो रहे हैं तो वो अंडर डेवलप्ड है, तो हमारा रेटिना जितना वेस्कुलेचर उसका डेवलप होना चाहिए था तो वो उतना डेवलप नहीं हो पाता है। तो श्योरली उसके लिए हमें स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर फॉर श्योर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। विद इन 28 डेज हमको कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो स्क्रीनिंग करके ये देख पाएँ कि हमारा रेटिना डेवलप हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो हम उसको रेटिनोपैथी और आरओपी, एक डिजीज़ होती है रेटिनोपैथी और प्रीमैच्योरिटी, उस पेशेंट के अंदर वो हम डायग्नोज कर पाएँ और टाइमली उसका मैनेजमेंट कर पाएँ। क्या कोई आप आई ड्रॉप सजेस्ट करना चाहेंगे जो एक पर्सन को अपने बैग के अंदर रखना ही चाहिए एज एन इमरजेंसी? ओवर द काउंटर ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, जैसे कि CMC एक बेसिक आई ड्रॉप है, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, हम उसको यूज़ कर सकते हैं एक नॉर्मल ल्यूब्रिकेशन के लिए। ओके, अपनी नॉर्मल आइज़ की ल्यूब्रिकेशन के लिए, जो हमारी नॉर्मल एक्वस टीयर है, वैसे तो हमारी फिजियोलॉजी आइज़ की इतनी है कि वो अपने नॉर्मल मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आजकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पॉल्यूशन, स्क्रीन टाइम्स और ये यूवी रेडिएशन एक्सपोजर इतना हो चुका है कि यूवी जो एक्वस लेयर का या टीयर लेयर का अपना काम है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो हम उसकी जो डेफिशिएंसी है उसका हम ओवरकम कर सकते हैं उन ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स के साथ सिर्फ। और अदर कोई ट्रीटमेंट अगर हमें ड्राइनेस या ड्राई आई डिजीज़ है तो हम अपने नियरेस्ट अपने आई सर्जन को या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक स्टूडेंट्स के लिए भी मैं आपसे बात करूंगा। स्टूडेंट्स जो हैं जो कि एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो वो करीबन आप लगाइए, जब आपने भी एग्जाम की तैयारी करी होगी तो आप भी करीबन 10 से 15 घंटे जो है अपनी बुक्स के अंदर रहते थे, और आज हम देखें स्टूडेंट्स के अंदर जो है तो उनको भी जो है चश्मे जो है काफी ज्यादा लग चुके हैं, और
पढ़ाई से या बुक्स से जो है वो पढ़ते रहते हैं, 10 से 15 घंटे जो है बेसिकली वो पढ़ते हैं, तो कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं अपनी आईज की जो है विजन को, कैसे वो संभाल के रख सकते हैं, उसके बारे में कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, आई हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम सबसे बेसिकली जो कर सकते हैं, एक तो प्रॉपर एम्बिएंट लाइटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डार्क के अंदर पढ़ रहे हैं, अंधेरे के अंदर पढ़ रहे हैं, मोमबत्ती में पढ़ रहे हैं, नहीं। एक प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए ताकि हमारी आइज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन ना आए। एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए ताकि हमारी आइज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन ना आए। अगर हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। हम 20-20-20 का रूल है, जिसको यूजली IT सेंटर्स में या स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। अगर हम 20-20-20 रूल क्या है, अगर हम 20 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ को कंटिन्यूसली स्क्रीन को देख रहे हैं तो 20 मिनट से ज़्यादा उसको नहीं देखना है। 20 मिनट के बाद एटलीस्ट 20 सेकंड्स का हमें ब्रेक लेना है, और 20 फीट की दूरी पे कोई चीज़ है उसको थोड़ी देर के लिए देखना है, अराउंड 20 सेकंड, फिर हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और मल्टीपल जितना ब्लिंक हो सके उतना ब्लिंक करने की ट्राई करें। ब्लिंक से नॉर्मल ल्यूब्रिकेशन मेंटेन होती है। 20-20-20 का रूल मेंटेन करें। और हमारा PC है या हमारे जिस भी स्क्रीन को हम देख रहे हैं उसका और हमारी आई का लेवल सेम हो, एटलीस्ट ना हम ऊपर से देखें ना हम ऐसे नीचे देखें, तो जिस पे हमारा आई लेवल है उसी हमारा स्क्रीन का लेवल होना चाहिए। हम इसको मेंटेन करें, मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करें, अराउंड 1 आर्म का डिस्टेंस हम मिनिमम मेंटेन करें स्क्रीन से और अपनी आइज़ के बीच में। तो हम इसको, और हाँ, अपनी हेल्दी डाइट रखें, न्यूट्रिशन वाइटामिन से रिच अपनी हेल्दी डाइट रखें। और हाँ, बच्चों के लिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि वो आउटडोर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों, बाहर खेलें। स्कूल्स के अंदर अराउंड 1 आवर 1.5 आवर्स का ओपन ब्रेक होना चाहिए या स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूर हो, ताकि वो बाहर सनलाइट का एक्सपोजर प्रॉपर ले सकें, डिस्टेंस विजन को प्रॉपर अचीव कर सकें, इसलिए। तो बेसिकली जो है मोस्टली अभी जो विजन की जो प्रॉब्लम है चिल्ड्रन से, अगर मैं बताऊं तो स्क्रीन टाइम से ही है। और आप ये कह रहे हैं कि स्क्रीन टाइम को जो है हम कम करें तो हमारा जो है विजन अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में। और अगर मैं बात करूं एज के साथ साथ जो है, एक आप ऐसी टिप देना चाहेंगे जो अभी 40s से अबव लोग हैं कि वो अपनी आईज को जो है अच्छा रख सकते हैं, कोई एक ऐसी टिप आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? आइज़ को एक्सीडेंटली कोई हम आई वगैरह को रिपीटेडली टच ना करें, नॉर्मल हम ब्लिंक करते रहें। ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स मैंने आपको बताया, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 बार हम उसको डालें। अपनी डाइट अच्छी रखें। और हाँ, अराउंड 40 ईयर्स के बाद एटलीस्ट 6 मंथली हम अपने आई सर्जन को या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को विजिट करें, ताकि हम प्रॉपर टाइमली कैटरैक्ट की या रेस बायोपिक ग्लासेस की, हम रेस बायोपिक जिसको बोल देते हैं कि रीडिंग ग्लासेस की, हम प्रिस्क्रिप्शन ले सकें और टाइमली उनको यूज़ कर सकें, और अननेसेसरी सिम्टम्स को डेवलप ना करें जैसे आई स्ट्रेन या कैटरैक्ट, ताकि ऐसा ना हो कि हम 60 साल पे जाके देखें कि हमारा तो कैटरैक्ट इतना हो गया, अगर हम अब वो मैनेज भी नहीं हो सकता और हम उसको पहले ही डायग्नोज हो गए तो उसका हम ट्रीटमेंट ले चुके होते, हमारा जो अराउंड 10 से 20 साल कॉम्प्रोमाइज्ड हुए लाइफ के, वो एटलीस्ट ना होते। डायबिटिक पेशेंट जो है वो अपने आईज को लेके काफी ज्यादा कंसर्न रहते हैं, तो क्या डायबिटीज असर डालती है आई विजन पे, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल, डायबिटीज़ से जो बेसिकली सबसे बड़ा इफ़ेक्ट हमारे आई में है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हाँ की हम बात कर रहे हैं। तो जो रेटिना के हमारे वेसल्स हैं, तो उसके अंदर वो डायबिटीज़ अफेक्ट करती है, तो हमारा विजन जिससे अफेक्ट होता है। सबसे पहले वो चेंजेस आएंगे पेरिफेरी में, रेटिना के पेरिफेरी में। हमें नहीं पता लगता कि हमें डायबिटीज़ है, हम जब तक रेटिना के पेरिफेरी इन्वॉल्व है, लेकिन जब वो सेंटर को इन्वॉल्व कर लेता है तो हमारा विजन अफेक्ट होता है, तो पेशेंट को दिखना कम होता है, तो वो एक्सीडेंटली वहाँ पे पहुँचता है, अपने तब कंसल्ट करता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है या काफ़ी उसका डैमेज हो चुका होता है। तो एटलीस्ट हम प्रॉपर स्क्रीनिंग अगर हम कराएं, तो कई बार ऐसा भी हुआ है, कुछ सिस्टमिक डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कुछ जिनके चेंजेस हम आई के अंदर भी देख सकते हैं और पेशेंट कभी डायग्नोस्ड ही नहीं था, हम स्क्रीनिंग कर रहे तो हमें एक्सीडेंटली पता लगा कि इसके अंदर डायबिटिक चेंजेस हैं इसके रेटिना में, या हाइपरटेंसिव चेंजेस हैं इनको, या थायराइड चेंजेस हमें आईज़ के अंदर लग रहे हैं कि थायराइड से कुछ चेंजेस हमारे आईज़ के अंदर। तो हम उसको बताते हैं कि आपको तो शुगर की, वो पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को तो कभी शुगर थी नहीं, तो हम उसको बताते हैं कि आप चेक करा, तो पता लगता है उसको तो अराउंड पिछले 10 साल से इरेगुलर मैनेजमेंट है, उसको शुगर प्रॉपर मैनेजमेंट है ही नहीं है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी एक सीरियस कंसर्न है, जिसको हमें जरूर, जो डायबिटिक्स हैं, जितने भी डायबिटिक्स हैं, उनको 3 मंथली या एटलीस्ट 6 मंथली अपने डॉक्टर्स को, आई सर्जन को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, अपनी प्रॉपर आई स्क्रीनिंग करानी चाहिए, जिसको हम फंडोस्कोपी बोलते हैं, फंडस का एग्जामिनेशन जरूर कराना चाहिए। तो आपने काफी सारे मिथ्स जो है आज इस वीडियो में क्लियर किए। क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपने किसी पेशेंट का जो है विजन जो है लुटाया हो, या कोई ऐसा पेशेंट आपको कभी थैंक यू करने आया हो कि हाँ आपकी वजह से जो है आज मैं इतना अच्छा देख पा रहा हूँ? कभी आपको ऐसे खुशी हुई है पेशेंट को लेके? हाँ, पेशेंट विजन हम
एक विजन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंसान की लाइफ का। अगर हम उसको किसी तरीके से रिस्टोर कर पा रहे हैं, उसकी टाइमली डायग्नोसिस से या उसकी टाइमली मैनेजमेंट से रिस्टोर कर पा रहे हैं, पेशेंट बहुत खुश होके, जैसे हम कैटरेक्ट के केसेस, आजकल कैटरेक्ट इतना प्रिवेलेंट है, हम कैटरेक्ट के केसेस पेशेंट का विजन बिल्कुल हैंड मूवमेंट है, और हम कैटरेक्ट केसेस हम ट्रीट करते हैं, उसकी सर्जरीज करते हैं, उसके बाद पेशेंट को जब विजन आता है अराउंड 60 ईयर्स की एज में, उसको लगता है मैं इतना साफ देख पा रहा हूँ, तो वहाँ ज़रूर हमें विजिट करते हैं ओपीडी में, हमें ब्लेस करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो मेरा नज़र वापस ले आए, आप तो भगवान है मेरे, इस तरीके से। ओके, तो थैंक यू डॉक्टर व्यास, आज जो है आपने बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी क्लियर की है, और ये पहला पॉडकास्ट है हमारा, आपके साथ शूट करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी आज क्लियर हुई है, और हमें ये भी पता चला है कि बहुत जो है कम हमें कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने चाहिए। मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, और ग्लासेस जो है अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तो प्रॉपर हमें लगाने चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जिन लोगों को जो है आप ग्लासेस रिकमेंड करते हैं तो वो भी जो है बिना ग्लासेस के जो है रीडिंग करते हैं, तो उनको और ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। स्क्रीन टाइम के ऊपर हमने आज बात की, स्क्रीन टाइम हमें बहुत जो है कम रखना चाहिए। वैसे एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ अब जाते जाते, आपका स्क्रीन टाइम कितना है? मेरा स्क्रीन टाइम अराउंड 3 to 4 आवर्स। तो आप जो है आपको वैसे एक एडवांटेज तो है कि आप आई सर्जन है, तो आपको सारी चीजें पता है, तो आप अपनी आईज को आराम से प्रोटेक्ट करते हैं। बट थैंक यू वेरी मच, आपने जो है एक समराइज जो है पूरा इस पॉडकास्ट को किया, और हमें बताया किस तरीके से हम जो है आईज को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। बाकी अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ और जानना है अपने आईज के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें। डॉक्टर व्यास हमारे साथ और भी आगे पॉडकास्ट में जुड़े रहेंगे बाकी सारी चीजों के लिए। तो थैंक यू डॉक्टर व्यास, आपसे फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू वेरी मुझे मच। इनवाइट करने के लिए, थैंक यू।